नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में बनने वाले जो प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ ताकि आप परीक्षा के अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को और मजबूत बना सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से लिया गया प्रश्न है देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार हैं। ऑप्शन है डॉक्टर गोपाल राय, पंडित गौरी दत्त, डॉक्टर विजय शंकर, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। सही उत्तर हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रश्नों पे व्याख्या भी ज़रूरी होता है, उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। व्याख्याओं से कई सारे प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उसमें कई सारे प्रश्न छुपे हुए होते हैं। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन, इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो यहाँ पर नगेंद्र डॉक्टर और निर्मला जैन ये क्या मानते हैं? हिंदी के श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का मौलिक उपन्यास मानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है प्रथम उपन्यास, तो आपसे प्रथम उपन्यास से ही प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि अगली बार परीक्षा का जो पूछने का प्रश्न का तरीका है वो इस प्रकार से हो, तो हम सही उत्तर तक पहुँचेंगे, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बात वहीं किया जाए कि डॉक्टर गोपाल राय एवं डॉक्टर पुष्पलाल सिंह, तो यहाँ ऑप्शन में पुष्पलाल सिंह नहीं है लेकिन गोपाल राय है। ये गौरी दत्त के उपन्यास को ये क्या मानते हैं? गौरी दत्त के द्वारा रचित देवरानी जेठानी उपन्यास के लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त। और इस उपन्यास को इन्होंने पहला उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया। किसने? डॉक्टर गोपाल राय। ध्यान रहे, ऑप्शन में डॉक्टर पुष्पलाल सिंह नहीं है, लेकिन आपको प्रश्न में यहाँ से भी पूछा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन में पुष्पलाल सिंह भी हो सकता है, और चौथा ऑप्शन जो है वहाँ हो सकता है ए बी या केवल ए सी डी ऐसे करके भी पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास निम्नलिखित में से कौन है? तो हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास इनमें से कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए बढ़ेंगे डॉक्टर शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु को वे क्या मानते हैं? हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। और यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस उपन्यास को पहला उपन्यास माना है? ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, श्यामा स्वप्न, देवरानी जेठानी की कहानी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप भी बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870। तो यह भी ध्यान रखना है। परीक्षा का पैटर्न किसी भी तरह से प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है। आपके दिमाग में वो सारे तरीके होने चाहिए कि एक ही प्रश्न को, अब आपके जो यूजीसी सिलेबस में जो चीज़ें लगी हुई है वो तो हर साल बदल नहीं रही है। लगभग 2019 से लगी हुई है, 2019 से ही लगी है। अब 2019 से बार बार बदल नहीं रहा है, लेकिन वो प्रश्न तो वहीं से बन रहा है ना। तो वो किस प्रकार से पूछ रहा है, इस चीज़ को आपको देखना है, समझना है, तभी जाकर आपका यूजीसी नेट क्लियर होगा। अन्यथा
आप वही घिसी पीटी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कहाँ का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस जो ऑप्शन में है कि मेरठ, कानपुर, दिल्ली ये सब आसपास के ही एरिया है, तो ऐसे में आपके मन में होना चाहिए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। जो आप पढ़े हैं, जो आप जानते हैं, मेरठ, मेरठ सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें अग्रवाल नाम की बनिया है और उसी के पारिवारिक स्थिति को दिखाया गया है। ये पारिवारिक कहानी है और मेरठ उपन्यास में मेरठ स्थान का वर्णन है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का विषय। देखिए यहाँ पर मैं पहले ही बताई हूँ कि आपको यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए उपन्यास है, इसमें से कुछ उपन्यासों को आज की वीडियो में मैं ली हूँ। तो इस उपन्यास से कितने प्रश्न बनते हैं उसको आपको देखना है। ये नहीं देखना है कि अरे सारे क्वेश्चन तो एक ही जैसा है, इसको आपको नहीं देखना है। उस उपन्यास से कितने प्रश्न बनते हैं। आइए मैं आपको 10 प्रश्न लगभग बता के दिखा रही हूँ। तो आपका उस एक उपन्यास से 10 प्रश्न, यानी आपके सोचने का, आपके क्वेश्चन को समझने का और क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो तरीका भी अलग हो जाएगा। देखते हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का विषय। अगला जो प्रश्न है कि उपन्यास का विषय क्या है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्च, बहुओं की समस्या, उपरोक्त सभी। तो देखिए देवरानी जेठानी जो उपन्यास है, इस उपन्यास में बाल विवाह को भी दिखाया गया है, फिजूल खर्ची को भी दिखाया गया है और स्त्रियों की जो है आभूषण प्रियता को दिखाया गया है, बंटवारे को दिखाया गया है, बहुओं की समस्या, इस उपन्यास में बहुओं की समस्या भी कई सारी है वो भी दिखाया गया है, स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया है। तो इस प्रकार से और ये ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। तो जब तीनों ऑप्शन सही है तो चौथा में है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, सर्वसुख के बेटे का नाम है। ऑप्शन है दौलत राम, छोटे लाल, कन्हैया और मूलिया, टिकट नारायण, सर सहाय काबली, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलत राम और छोटे लाल। तो उपन्यास में सर्वसुख के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है दौलत राम और छोटे बेटे का नाम है छोटे लाल। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं जो छोटे लाल है वो छोटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रमुख पात्र निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है सर्वसुख, सरसहाय काबली, छोटे लाल, टिकट नारायण। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वसुख। देवरानी जेठानी की उपन्यास के प्रमुख पात्र जो है वो सर्वसुख है, जो मेरठ का अग्रवाल बनिया है और पूरी जो कहानी है वो इन्हीं के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। प्रश्न अगला है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के प्रमुख पात्र सर्वसुख की बड़ी बेटी का क्या नाम है। ऑप्शन है सुखदेई, पार्वती, ज्ञानो, मूलिया। तो सर्वसुख की बेटी का नाम है पार्वती। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किन किन शहरों का जिक्र है। तो देखिए अब यहाँ पर कई सारे शहर के नाम दे दिया है। आपको तो मेरठ अब याद हो ही गया होगा, लेकिन आइए इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि
इस उपन्यास में किस किस शहर का चर्चा है? पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है कानपुर, मेरठ, मुंबई, दोआब। दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, अंबाला, रोहिणी। तीसरा ऑप्शन मेरठ, गुड़गांव, हापुड़, अंबाला, दिल्ली। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि मेरठ, गुड़गांव, हापुड़, अंबाला, दिल्ली। तो ये चारों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में। मेरठ, गुड़गांव, हापुड़, अंबाला, दिल्ली। ऑप्शन सी का जो शहर का नाम दिया है वो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के में इन शहरों का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से क्या शिक्षा मिलती है? ऑप्शन है अच्छे सोच का परिणाम अच्छा होता है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, लालच और स्वार्थ के रिश्ते से दूर रहना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस उपन्यास से ये सभी शिक्षाएं मिलती है कि अच्छे सोच का परिणाम अच्छा होता है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देनी चाहिए, लालच और स्वार्थ से के रिश्ते से दूर रहना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है जो कि परीक्षा गुरु उपन्यास से शुरू हो रहा है। प्रश्न है, यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर लेती हूँ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु के पात्र नहीं है? ऑप्शन है मदन मोहन, ब्रजकिशोर, बैजनाथ, विशु। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लाला श्रीनिवास दास जो थे ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। तो इनको याद रखना है, ये नाटककार थे और श्रीनिवास दास ने 25 नवंबर 1882 को ही इस उपन्यास का इनका प्रकाशन हुआ था। और इस उपन्यास में लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विदुर नीति, नीति वचन आदि रचनाओं का सहारा लिया गया था। इसको बात को भी याद आपको रखना है कि इस लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु में लिखने में लेखक ने यानी लाला श्रीनिवास दास जी ने किन किन रचनाओं का सहारा लिया है। तो आप वीडियो को चाहें तो दोबारा भी सुन सकते हैं। इस प्रश्न को बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उपन्यास परीक्षा गुरु से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यह हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास है, इसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ। और तीसरा ऑप्शन है इस उपन्यास में लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ की रचनाओं का सहारा लिया गया है। अब तीसरा ऑप्शन पे तो आपका दिमाग जा रहा होगा क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में ही इस पे हमने चर्चा कर दिया है। तो देखिए यह हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास है। आप क्या मानते हैं ये कैसा है? हिंदी साहित्य का किस प्रकार से उपन्यास है? तो हिंदी साहित्य का ये मौलिक उपन्यास है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास था और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ। तो क्या 82 में हुआ? ये सही है। अब कूट के अनुसार से आप भी बताने की कोशिश कीजिए कि सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए। कई बार आप जब प्रश्नों को बताते हैं तो आप अपनी गणना भी खुद करते हैं कि मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँची हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपका चारों ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। तो केवल 1, 1, 2 और 3। तो यहाँ जो तीनों है ना वो तीनों सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है कि परीक्षा गुरु उपन्यास की कहानी किस पात्र के इर्द गिर्द घूमती है? तो किसके इर्द गिर्द घूमती है? मदन मोहन, ब्रजकिशोर, प्रियवंदा या चुन्नीलाल? तो ये जो उपन्यास है मदन मोहन के इर्द गिर्द घूमती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपन्यास परीक्षा गुरु से संबंधित कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन है, यह हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इसमें दिल्ली के एक कल्पित रईस का चित्रण किया गया है। उपन्यास में गोल्ड स्मिथ, लॉर्ड बेकन आदि के लेखों का सहारा लिया गया है। उपन्यास नीति परक और उपदेशात्मक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। दिल्ली के कल्पित रईस का इसमें चित्रण किया गया है। उपन्यास में गोल्ड स्मिथ, लॉर्ड बेकन, विदुर नीति आदि लेखों का सहारा लिया गया है। उपन्यास उपदेशात्मक है। उपन्यास में जगह जगह पर इंग्लैंड और यूनान के इतिहास को दृष्टांत किया गया है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षा गुरु उपन्यास में मदन मोहन का सच्चा मित्र है? ऑप्शन है बैजनाथ, ब्रजकिशोर, शंभू दयाल, चुन्नी लाल। तो देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास में मदन मोहन का जो सच्चा मित्र था उसका नाम था ब्रजकिशोर, और ब्रजकिशोर पेशे से क्या था? ये वकील था, और उसकी मदद वही बाद में करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति को वापस लाता है। यानी मदन के खोई हुई जमीन को वापस लाने वाला कौन है? ब्रजकिशोर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रजकिशोर। अगला बार पूछा जा सकता है, परीक्षा गुरु उपन्यास में मदन मोहन का सच्चा मित्र ब्रजकिशोर पेशे से क्या था? यहाँ भी प्रश्न बन सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी उपन्यास में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्मा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है गोदान, महाभोज, आपका बंटी, परीक्षा गुरु। सही उत्तर तक आइए पहुँचते हैं। उपन्यास के बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उदाहरण, ब्रज भाषा के काव्यानुवाद, ये जो सभी है, ये इनमें से उपन्यास परीक्षा गुरु में ही देखने को मिलती है, जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है और दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है मगर दुख में भीख तक मांगता है। यह कथन किस उपन्यास का है? तो देखिए, ये जो कथन है ये परीक्षा गुरु उपन्यास का कथन है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास से ली गई ये पंक्ति है। आपसे अगली बार पूछा जा सकता है ये किस उपन्यास की पंक्ति है। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, जिसकी व्याख्या में हमने चर्चा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर तक पहुंच गए होंगे। प्रश्न है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, पूर्व प्रकाश, चंद्र प्रभा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किस पे हम चर्चा किए थे? परीक्षा गुरु को ही माना है। तो परीक्षा गुरु दूसरा ऑप्शन में है। और परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब है? 1882 ईस्वी। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपको उपन्यास के साथ साथ उसके प्रकाशन वर्ष को भी देखते हुए आगे बढ़ना है, और उससे संबंधित अन्य जो प्रश्न बन रहे हैं उसको भी स्किप नहीं करना है। तभी आप परीक्षा में अपने अच्छा कर सकते हैं। और परीक्षा को और मजबूत बनाना हो तो व्याख्या, एक्सप्लेनेशन जिसमें बहुत ज़्यादा हो, उस वीडियो को आपको देखना चाहिए, या आपने अपने नोट्स को जो तैयार किया है उसको देखिए, ताकि वहाँ से आपके कई सारे प्रश्न हल हो। अगर ऐसा
ये नहीं है कि आप एक बार जब वीडियो देखने बैठे तो एक बार में 100-150 प्रश्न को करें। तो 100-150 जो प्रश्न कराते हैं जो लोग, तो वे लोग व्याख्या नहीं करेंगे, वो एक प्रश्न पे कई सारे प्रश्न नहीं उसमें से निकालेंगे। वो जल्दी जल्दी, उनका क्या उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को की संख्या इतनी कर लेनी है। लेकिन आपको तो उतना करनी नहीं, आपको तो क्वेश्चन की संख्या को नहीं बढ़ाना है ना। आपको केवल क्वेश्चन की संख्या से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, आपको ज़्यादा चीज़ें आप समझे, ज़्यादा चीज़ें जाने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मदन मोहन के पिता की विशेषता थी। ऑप्शन है पुरानी चाल का आदमी, केवल हिंदी भाषा का ज्ञान, व्यापार में निपुण, उपरोक्त सभी। तो मदन मोहन का पिता पुरानी चाल का आदमी था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास कहीं है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के पात्र हरकिशोर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वह साहसी पुरुष था, वह किशोर का भाई था, केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर कौन हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि हरकिशोर जो था वह साहसी पुरुष था और दूर के संबंध में ब्रज किशोर का बड़ा भाई लगता था। तो यहाँ पर भाई तो लिखा ही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है जो कि गोदान नाम के उपन्यास से लिया गया प्रश्न है। गोदान उपन्यास में किसान विद्रोह का विषय क्या है? तो किसान के विद्रोह का विषय क्या है? खेती न करना, आंदोलन में भाग लेना, अनशन करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो गोदान उपन्यास है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं और इस उपन्यास में एक किसान के जो कि मेहनत करता है फिर भी उसकी हालत अच्छी नहीं है। विद्रोह करने का मतलब खेती का काम बंद कर देना, यह भी है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव गोदान के प्रमुख पात्र होरी में नहीं था? ऑप्शन है पुरातन विचारधारा का पोषक, कठोर परिश्रमी, मानवता प्रेमी, सामंती व्यवस्था के प्रति विद्रोह। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हैं उनमें से सही हो जाएगा। देखिए, अगर बात किया जाए कि परिश्रमी एवं ईमानदारी और परिवार की मर्यादा का रक्षक, पुरातन विचारधारा, मानवता प्रेमी, कठोर, ये सारी चीज़ें होरी के स्वभाव में थी। सामंती व्यवस्था के प्रति विद्रोह स्वभाव का गोबर था। तो यहाँ पर गोदान के प्रमुख पात्र होरी में नहीं था। कौन सा पात्र? तो यहाँ ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। सामंती व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव होरी में नहीं था। तो ये भाव किस में था? यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। तो ये गोबर में था। गोबर जो कि होरी का पुत्र था, उसमें ये भाव था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है कि गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद, ओकारनाथ और खन्ना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र ये हैं? गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, कायाकल्प। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये सभी जो पात्र हैं वे गोदान के हैं। गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद, ओकारनाथ और खन्ना, ये लोग जो है वो शहरी पात्र है गोदान के। और वहीं ग्रामीण पात्रों की बात किया जाए तो उसमें होरी, धनिया, सोना, रूपा, गोबर और हीरा है। प्रश्न अगला है गोदान के नारी पात्र हैं। तो यहाँ पर गोदान के नारी पात्रों का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन है धनिया, मालती, मीनाक्षी, झुनिया, रूपा, सोना, कमला, मंगला, बेला, सोना, झुनिया, रूपा, इनमें से कोई नहीं। तो धनिया, मालती, मीनाक्षी, झुनिया, सोना, रूपा आदि
ये सभी गोदान के स्त्री पात्र है। तो सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? बताइए उत्तर को कि क्या हो जाना चाहिए। धनिया, मालती, मीनाक्षी, झुनिया, रूपा, सोना, कमला, मंगला कौन से थे? तो इनमें से सही उत्तर ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, जिसमें धनिया, मालती, मीनाक्षी और झुनिया है। देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है गोदान के नारी पात्र में शहरी क्षेत्र की कौन सी पात्र थी और ग्रामीण क्षेत्र की। तो धनिया, मालती, मीनाक्षी और झुनिया ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये सब जो थी वो गोदान की नारी पात्र थी। प्रश्न अगला है, गोदान में दैनिक पत्र बिजली के संपादक थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा देखेंगे कि ऑप्शन में क्या जिन लोगों का नाम है सभी गोदान के ही पात्र हैं। पंडित ओकार नाथ जी हैं, मिर्ज़ा खुर्शीद है, प्रोफेसर मेहता है, राय बहादुर हैं। तो ये सभी जो पात्र है वे गोदान के ही हैं। लेकिन पत्र बिजली के संपादक कौन थे? ओकारनाथ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि प्रेमचंद्र के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवंत के लिए थी और जीवन का अर्थ उसके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, पुरुषोत्तम दास। सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र सही उत्तर हो जाएंगे। नगेंद्र जी मूलतः ये कौन थे? ये आलोचनात्मक एवं विचारात्मक निबंध के रूप में ये समादृत रहे हैं। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रेमचंद्र चाहते थे कि भारत की शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दे और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करे। ये विचार किस समीक्षक के हैं? ऑप्शन में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर गोपाल राम गहमनी, शांति प्रिय द्विवेदी, अमृत राय। तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमनी। ऑप्शन दूसरा डॉक्टर गोपाल राम गहमनी का ये कथन है। प्रश्न अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, चिंतामणि घोष, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से चिंतामणि घोष जी नहीं थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। गाय की समझ रखा था मैं प्रेम की संदेह को ऊपर से समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, ये क्या है? यह आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्ति गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई है? तो ऑप्शन में है गोविंदी, सोना, सिलिया, मालती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालती का ये कथन है। ये कथन मालती कहती है कि मालती का रूप जो है गोदान उपन्यास में विलासिता प्रिय नारी का रूप दिखाया गया है। मालती जो है वो उपन्यास के एक पात्र हैं मेहता, उनके प्रति अनुरक्त है और वह उसे अपने पति के रूप में पाना चाहती है।
मालती के प्रति मेहता का व्यवहार जितना ही कठोर होता जाता है, मालती का उसके प्रति आकर्षण उतना ही बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, जब पुरुष में नारी के गुण आ जाए तो वो महान बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाए तो वो उल्टा बन जाती है। यह कथन किस उपन्यास का है? तो ऑप्शन, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और उत्तर बताइए। झूठा सच, जिंदगी नामा, मानस के हंस, गोदान। तो सही उत्तर हो जाएगा गोदान। यह कथन जो है वह गोदान का है। प्रेमचंद्र के साहित्य जो है उसमें नारी की को महज नारी नहीं, वह इस भौतिक जगत से कहीं ऊपर उठकर दैवीय रूप में धारण कर लेते हैं। यानी इनकी रचनाओं में नारी को भौतिक जगत से ऊपर उठकर दैवीय शक्ति के रूप में भी, दैवीय रूप में भी धारण किया गया है इनकी रचनाओं में। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है कि प्रेमचंद्र कृत गोदान में चर्चित समस्याओं का चित्रण किया गया है। किन किन समस्याओं का चित्रण किया गया है? तलाक की समस्या, औद्योगिक समस्या, ग्रामीण और नगरीय जीवन विषमता, और यहाँ पर केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, उपरोक्त सभी, ऐसे में उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो गोदान उपन्यास है, तो इस उपन्यास में तलाक की समस्या, औद्योगिक समस्या, ग्रामीण और नगरीय समस्या के साथ साथ कृषक समस्या का भी चित्र बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न अगला है कि जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन में है मिर्जा खुर्शीद, गोबर राय साहब और होरी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा खुर्शीद का यह कथन है। उन्होंने मिस्टर खन्ना से चुनाव पर वार्तालाप के दौरान कहा था, और खुर्शीद जो थे वो खुर्शीद ने डेमोक्रेसी से संबंधित बातें की थी, जो वहीं से ये ली गई बनती है। ये सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है, जो कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थापना और तर्क से लिया गया है। तो यहाँ पर स्थापना और तर्क में देखने, स्थापना और तर्क से लिया गया प्रश्न है। तो बढ़ते हैं कि क्या क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। देखिए यहाँ स्थापना और तर्क से भी गोदान उपन्यास से ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद्र का गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है। क्या ये सच है कि कृषक जीवन का महाकाव्य है? तो तर्क में पूछा जा रहा है कि स्थापना के आधार पर तर्क का उत्तर देना होता है कि होरी की कथा अंतरकाल से पीड़ित शोषित दलित किसानों की कथा को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तर्क में यह पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो स्थापना और तर्क दिया हुआ है, तो जब उत्तर देना होता है तो आइए मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आपको उत्तर देना होता है। देखिए, नहीं यहाँ शायद इसका ये मिट गया है, लेकिन मैं इस प्रश्न पर मैं चर्चा थोड़ा सा कर लेना चाहूँगी कि स्थापना और तर्क में जब प्रश्न आता है तो वहाँ जैसे प्रेमचंद का गोदान कृषक जीवन का उपन्यास का महाकाव्य है, ये सही है। तो स्थापना और तर्क में दोनों सही हो जाएगा। ए आर की सही व्याख्या है, और यहाँ थोड़ा सा मिट गया है स्क्रीन से, तो इसलिए ये नहीं दिख पा रहा है आपको। आइए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क से ही है। स्थापना में है प्रेमचंद्र के गोदान में होरी के बाद प्रमुख पात्र मेहता है, और तर्क में दिया हुआ है प्रेमचंद्र ने मेहता को
अथाह स्नेह देने का प्रयास किया है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका कि क्या प्रेमचंद, इसमें क्या सही होगा। देखिए ये मैंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ पर स्थापना और तर्क से जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें जो होना चाहिए, नहीं तो अगर मैं ध्यान दी होती तो इसको ऑप्शन में यहाँ पे रखती ही नहीं इस प्रश्नों को। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि स्थापना और तर्क से किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि आर ए की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आर ए की सही व्याख्या है। प्रेमचंद्र के गोदान जो उपन्यास है उसमें होड़ी के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वह है प्रोफेसर मेहता ही हैं, और प्रेमचंद्र ने उन्हें बहुत ही अथाह स्नेह और सम्मान देने का प्रयास किया है। तो ये और आर कथन दोनों सही हो जाएगा। ए क्या व्याख्या आर है यहाँ सही हो जाएगा। आइए तो देखिए यहाँ पर इसका कूट दिया हुआ नहीं है, आपको केवल चीज़ों को समझ ले लेना है कि किस प्रकार से उपन्यास से भी स्थापना और तर्क से प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्थापना में है शहर की हिफाजत का सवाल राजनीति का सवाल नहीं, वह राजनीति पार्टियों के ऊपर सवाल है। तर्क में है शहर की हिफाजत का सवाल शहर के लोगों का है। तो यहाँ स्थापना और तर्क यहाँ पर भी दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आस्था से कही बात और आस्था से किया काम दूसरे तक न पहुँचे, यह हो नहीं सकता। तर्क है आस्था से कही बात में गहराई होती है। तो सही उत्तर स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि आस्था से कही बात, आस्था से किया गया काम दूसरे तक न पहुँचे, यह हो नहीं सकता है। और तर्क ये आस्था से कही बात में गहराई होती है, यह भी बात सही है। तो कथन दोनों सही हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।